हेलो एवरीवन, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र चौहान और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक का अध्याय 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्याय 5 से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, अर्थात हम इस वीडियो में जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी से संबंधित विभिन्न प्रकार के अवयव कौन से हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक पद कौन सा होता है, समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसका सूत्र क्या होता है और n पदों के योगफल को किस तरह से ज्ञात किया जाता है। यानी कि हम इस वीडियो के अंतर्गत बहुत सारी बेसिक जो बातें हैं वो जानेंगे अध्याय 5 से संबंधित। तो आप इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी गणित की जो अध्याय 5 है समांतर श्रेणियाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर है आपका। काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं, बड़े प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आप इसका नाम जो दिया हुआ है समांतर श्रेणियाँ, इसे क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इसे AP से लिखते हैं। A का मतलब अरिथमेटिक और P का मतलब प्रोग्रेशंस। अब समांतर श्रेणी होती क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। समांतर श्रेणी की परिभाषा है बच्चों, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से समान अंतर रखता हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। यानी कि संख्याओं का ऐसा अनुक्रम या सीरीज जिसका जो प्रत्येक पद होगा वो अपने से पहले वाले पद से जो अंतर होगा वो सदैव समान रखता हो। इसके अलावा एक और परिभाषा भी है इसकी, इसको हम इस शब्दों में भी पढ़ सकते हैं। संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। कोई भी दो क्रमागत पद ले लो, उनका जो अंतर होगा अन्य दो क्रमागत पदों के अंतर के बराबर होगा। किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होगा तो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। उदाहरणों में जैसे मैंने यहाँ पर समांतर श्रेणी को हमेशा AP से लिखते हैं, ठीक है, इसके आगे दो विसर्गें लगा देते हैं। ये है समांतर श्रेणी को दर्शाने का तरीका। अब मैंने यहाँ एक AP लिखी 5, 9, 13, 17 और आगे डैश 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 आगे तक ये लगातार चल रही है। तो यहाँ इस AP में देखो बच्चों, 5 के बाद 9 आया है, 9 के बाद 13, 13 के बाद 17 आया। ये क्या है? संख्याओं का एक अनुक्रम है। इस अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो अपने से पहले वाले पद से समान अंतर रखेगा। 9 जो है ये इससे पहले 5 आता है, 9 और 5 के बीच में +4 का अंतर है। 13 और 9 के बीच में भी +4 का अंतर है। 17 और 13 के बीच में भी +4 का अंतर है। यानी कि अंतर जो है बच्चों समान है। ऐसा ही लगातार आगे चलेगा। अगर इस परिभाषा को देखें, दो क्रमागत पदों का अंतर समान होएगा तो यहाँ ये दो क्रमागत पद हैं, इनके बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, ये लगभग सारों में अगर हम कहीं पर भी देखेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो सार्वंतर जो होता है, दो क्रमागत पदों का बीच का जो अंतर होता है उसे सार्वंतर कहते हैं। वो आगे पढ़ेंगे हम। ये एक समांतर श्रेणी का उदाहरण हो गया। इसी तरह से एक और उदाहरण अगर हम देखें, 2, 7, 12, 17, डैश 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 डैश, आगे मैंने यहाँ लिख दिया 20 पदों तक। यानी कि ये जो समांतर श्रेणी है इसके टोटल पदों की संख्या कितनी है? 20 है। इसमें डैश डैश करके छोड़ा हुआ है तो इसका तो हमें क्या है, अंत पता नहीं है कि AP कहाँ तक जाएगी, लेकिन इसका हमें यह पता है कि 20 पदों तक जाएगी। अब इसके अंतर देखो बच्चों, 2 में 5 जोड़े 7, 7 में 5 जोड़े 12, 12 में 5 जोड़े 17, 17 में 5 जोड़ेंगे तो आगे 22 आएगा, 22 में 5 जोड़ेंगे 27 आएगा। ऐसे ये लगातार चलती रहेगी। तो अंतर इसमें भी 5-5 का है, ये समान है। अंतर केवल बच्चों धनात्मक नहीं होता, अंतर ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे एक AP मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 4, 1, -2, -5, -8, -11, डैश 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 डैश। ये भी एक समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि देखो 4 में हम 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 में 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, -2 में से 3 घटाएंगे तो -5, फिर आगे 3 घटाते जाएंगे तो माइनस की ये संख्याएं आती जाएगी। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी जो होती है उसके जो क्रमागत पद होते हैं उनके बीच का अंतर बराबर होता है। ठीक है, यहाँ अंतर +4 था, यहाँ +5 था, यहाँ
3 था। तो ये समांतर श्रेणी की जो बेसिक परिभाषा थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम समांतर श्रेणी के विभिन्न अवयव देखते हैं कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी भी समांतर श्रेणी के 3 प्रमुख अवयव होते हैं, जिसमें से सबसे पहले आती है जो प्रथम पद, दूसरा है सार्वंतर D और तीसरा पदों की संख्या। ये तीनों चीज़ें जो है किसी भी समांतर श्रेणी में अवश्य ही मौजूद होते हैं। ठीक है, प्रथम पद क्या होता है, इसकी परिभाषा है, या इसको वैसे समझ लो आप, किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ में आने वाला पद उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद अर्थात A कहलाता है। कोई भी AP है, उसका जो प्रारंभ में पद आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रथम पद बोलेंगे। सबसे पहले जो पद आएगा, जैसे एक AP है या समांतर श्रेणी है 3, 7, 11, 15, डैश 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 में 3 क्या है, प्रथम पद A है। प्रथम पद की वैल्यू क्या है, A है। ठीक है, कोई भी AP है उसके जो शुभ से शुरू में पद होगा उसको हम प्रथम पद कहेंगे। नॉर्मल सी बात है, ये आप समझ गए होंगे। अब सबसे जो महत्वपूर्ण है इसमें वो है सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, किसी भी AP के जो क्रमागत पदों का बीच का जो अंतर होता है, मैंने पहले ही आपको बताया कि वो समान होता है। तो वो जो समान अंतर है, कितना है वो अंतर, प्लस का है, माइनस का है, जो भी है उसे हम सार्वंतर बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिख लो, किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होता है। यह समान अंतर उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहलाता है। ठीक है, और सार्वंतर को D से लिखते हैं, ये तो आपको पता ही है। और D का अगर मान ज्ञात करना हो तो D बराबर क्या होता है, नॉर्मली हम इसको इस तरह से निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, चाहे तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5वां पद माइनस चौथा पद, 10वां पद माइनस 9वां पद, लेकिन हम जनरली इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो हमारा सार्वंतर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास D की वैल्यू निकालने का फार्मूला। अब आती है तीसरी जो अवयव है इसमें, पदों की संख्या। कोई भी AP है या किसी भी समांतर श्रेणी में जितने पद होते हैं अथवा जितने पद लिखे या ज्ञात करने होते हैं, उन्हें पदों की संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पदों की संख्या। किसी भी AP के अंदर जितने पद लिखे होंगे या हमें जितने पद ज्ञात करने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उनकी जो संख्या है उसे हम क्या बोलेंगे, पदों की संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एक AP है, जैसे एक AP हमने लिखी 3, 8, 13, 18, 23, 28 डैश 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 डैश। इसके आगे यहाँ कुछ लिखा होगा, जैसे मान लो लिख दिया 26 पदों तक, यानी कि ये जो AP है ये 26 पदों तक है, यानी कि कुल कितने पद हो गए इसमें, 26। तो यहाँ पदों की संख्या कितनी हो गई,
पदों की संख्या अर्थात n की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 26 हो गई। जितने उस एपी में पद होंगे उन्हें हम n बोलेंगे, ठीक है। तो आगे इन तीनों से संबंधित ही हम आगे पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है और समांतर श्रेणी से संबंधित मुख्य जो फार्मूले हैं वो कैसे हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है उसको समझने से पहले आप एक एपी अगर आपके पास है उसे आप कैसे लिखते हो। देखो, सबसे पहले आता है प्रथम पद, जिसे हम ए से लिख देते होते हैं। वास्तव में ये क्या होता है, पहला पद होता है तो इसके पैरों में हम एक लिखते होते हैं, A1, ठीक है, कोमा लगा के। अब हम इसका दूसरा पद लिखते होते हैं A2, फिर तीसरा पद आता है A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5, ऐसे करते 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 लास्ट में अगर n पद हैं तो AN लिखा जाता है। कोई भी समांतर श्रेणी है उसे लिखने का तरीका ये होता है। जैसे इससे पहले हमने कुछ उदाहरण लिए थे, जैसे 3, 8, 13, 18, तो वो ये A1, A2, A3 ये क्या थे, वो पदों का नंबर था। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे ही लास्ट में nवां पद, ठीक है। लेकिन अब आप इसमें एक चीज़ और समझो कि जो पहला पद होता है A1 उसे तो हम लिखते हैं A से, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, ए जो होगा उसमें हम सार्वंतर का जोड़ कर देते हैं। सार्वंतर आपको बताया था, इन दोनों पदों के बीच में सार्वंतर का ही डिफरेंस होता है। हमेशा क्या होता है, डी पहले पद में डी जुड़कर दूसरा पद आएगा, दूसरे पद में डी जोड़ने के बाद में तीसरा पद आएगा, तीसरे पद में डी जोड़ने के बाद में चौथा पद आएगा, ऐसे आता है, ठीक है। तो A1 तो ए हो गया पहला पद। A2 क्या होगा, A1 में यानी कि ए में डी का जोड़ कर दो, तो A2 की वैल्यू होगी A प्लस डी। A3 को अगर देखें तो A3 क्या होगा, A2 ये है, इसमें एक D और जोड़ दो, दूसरे पद में D और जोड़ दिया तो A3 हो जाएगा A प्लस 2D। इसी तरह से अगर हम आगे चलेंगे A4 निकालेंगे तो तीसरा पद जो है A प्लस 2D, इसमें हम एक D का जोड़ और कर देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। पांचवा पद, चौथे पद में जोड़ेंगे हम एक D का और जोड़ कर देंगे, A प्लस 3D था ये, इसमें D और जोड़ दिया तो A प्लस 4D। पांचवा पद हो गया A प्लस 4D, चौथा पद A प्लस 3D, तीसरा A प्लस 2D। ऐसे ही हम लगातार आगे चल सकते हैं, ये डैश 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 आगे चलेगा। अब बात आती है AN, ठीक है। AN जो पद है वो कैसे लिखा जाता है, तो वो इसके अंदर जो व्यापक रूप होगा वो आप समझोगे। यहाँ पर जो चीज़ समझनी है वो ध्यान से समझना। पहला पद तो है A, दूसरा पद है A प्लस D, तीसरा पद जो है वो है, इसको देखते हैं अपने सीधा डायरेक्ट, A प्लस 2D। तो सब में A तो सारों में आ रहा है, देखो A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस D, A तो सब में आ रहा है, यानी कि जो AN होगा A तो उसमें भी आएगा। लेकिन D के गुणा में यहाँ क्या होगा, जैसे इसके गुणा में तो कुछ नहीं था, यहाँ D अकेला था, यहाँ 2D है, 3D है, 4D है, 5D, ऐसे 6D, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन n में पद के लिए यहाँ क्या आएगा, तो आप इसे देखो, जब यहाँ 5 है तो D का जो गुणा किससे हुआ है, 4 से। जब यहाँ 4 है तो यहाँ D के गुणा में क्या है, 3 है। जब यहाँ 3 है तो यहाँ क्या है, 2 है। जब 2 है तो इसके गुणा में 1D है। यानी कि जब AN है तो क्या होगा, एक एक कम है इसमें, A 5 है तो एक कम हो गया 4, 4 है तो एक कम करके 3 लिख दिया, 3 है तो एक कम करके 2 लिख दिया। यानी कि जब n है तो n में से हम एक कम करके लिखेंगे, ठीक है। ये है AN बराबर A प्लस n माइनस 1D। तो जो AP का व्यापक रूप क्या होगा, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, कोई भी समांतर श्रेणी है उसका व्यापक रूप कैसे लिखा जाएगा, AP पहला पद A, फिर कोमा A प्लस D, कोमा A प्लस 2D, कोमा A प्लस 3D, कोमा डैश 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 डैश, और उसके बाद लास्ट पद है A प्लस n माइनस 1D। ये है किसी भी AP को लिखने का तरीका। अगर हमें व्यापक रूप लिखना हो किसी भी AP का तो हम इस तरह से दर्शा सकते हैं कि कोई भी AP इसी रूप में होती है, इसके अलावा कोई भी अन्य रूप नहीं होता किसी AP का, ठीक है। अब यहाँ आपने एक चीज़ ये भी नोट की होगी,
ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है किसी भी एपी का, आगे मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में। पहले आप यहाँ तक समझ लो कि किसी समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है AP A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करते करते AN तक। अब ये A1 A2 A3 ये क्या है, तो पहला पद तो मैंने बताया था कि A1 A होता है, फिर A2 क्या होता है, इस पहले पद में D का जोड़ कर दो तो A2 आ जाएगा। दूसरे पद यानी कि A + D में फिर D जोड़ दो, हर बार D जोड़ते जाओ अगला पद आपको मिलता जाएगा। ठीक, ये सिंपल सी नॉर्मल सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो पद प्राप्त हुए हैं इन्हीं को हमने यहाँ लिख दिया, ये व्यापक रूप आ गया। ध्यान दीजिए, हमने समांतर श्रेणी का व्यापक रूप निकाला है, व्यापक पद नहीं निकाला। व्यापक पद तो ये होता है, वो आगे आपको इसका फार्मूला मैं नोट करवा दूंगा। किसी भी समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो तो होता है ये वाला, व्यापक पद होगा वो ये होगा। व्यापक पद को nवां पद भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी से संबंधित दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला फार्मूला तो है जो व्यापक पद अथवा इसे बोलते हैं nवां पद, यानी कि अगर आपने व्यापक पद या nवां पद ज्ञात करना है तो उसका सूत्र निकालना है, यानी कि AN। तो ये तो आपको मैंने पीछे बता ही दिया कि AN जो होता है वो क्या होता है, A + D के साथ इस n से एक कम का गुणा कर दो, n-1 का गुणा कर दो। ये क्या है, किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र है बच्चों, उसको हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे फार्मूले को। तो उसके लिए आप पहले तो AP का जो व्यापक रूप है वो लिखोगे। व्यापक रूप क्या होता है, A, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, डैश 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 डैश, और अंतिम पद को क्या लिखते हैं, A + n-1D। ये है किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों के योग को Sn से लिखते हैं, Sn से। तो योग में जहाँ कोमा लगा हुआ है वहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, सारों का जोड़ करना है। पहला पद प्लस दूसरा पद A + D प्लस तीसरा पद है A + 2D, चौथा पद है A + 3D, पांचवा पद है A + 4D प्लस डैश 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 डैश, आगे करते करते nवां पद है A + n-1 × D। ये सारे पदों का हमने जोड़ कर दिया। अब यहाँ से हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा। कैसे, देखो प्रत्येक बार A आया हुआ है, पहले पद में A है, दूसरे में भी A है, तीसरे में भी A है, चौथे पद में भी A है, पांचवें में भी A है, ऐसे करते 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 nवें पद में भी A आया हुआ है। यानी कि A कितनी बार आ गया, n बार। देखो पहली बार A, दूसरी बार A, तीसरी बार A, हर बार A आ रहा है। तो A टोटल कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे, यानी कि n × A, इनका योग करेंगे तो n × A हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। जैसे अगर मैं 1 का जोड़ करूं 20 बार, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करते करते 20 बार जोड़ करूंगा, तो मैं वो जोड़ ना करके सीधा लिख दूंगा कि 1 × 20। 7 का जोड़ मैंने अगर 40 बार करना है तो 7 + 7 + 7 40 बार जोड़ नहीं करूंगा, 40 × 7 लिख दूंगा तो जोड़ हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ऐसे ही A का जोड़ अगर मैं n बार करना चाहूँ, A + A + A + A + ऐसे n बार करना चाहूँगा तो वो जोड़ n × A हो जाएगा, यानी कि n हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखो, D, पहले पद में D नहीं था, दूसरे पद में 1 D है, तीसरे पद में 2 D है, चौथे पद में 3 D है, पांचवें पद में 4 D है, और ऐसे करते 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 nवें पद में क्या है, n-1 × D है। ठीक है, अब आगे इसे और सोल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, इनमें सारों में D तो कॉमन आएगा ही आएगा। D यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, D को यहाँ कॉमन ले लेता हूँ। बीच में क्या बचेगा, यहाँ से D कॉमन हो गया तो 1, यहाँ से हो गया 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 और यहाँ पर हो गया n-1। ठीक है, क्लियर हुआ। ये आ गया हमारे पास D कॉमन, और बाकी जो हमने वैसे लिख दिया। आगे
n इंटू ए एन ए प्लस ये है बच्चों 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे चलते 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 n-1 पदों तक है। अब अगर मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बताता हूँ 1 से लेकर अगर मैं n तक की संख्याएं लिखूँ और इनका अगर जोड़ करना चाहूँ तो इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, बड़ा आसान फार्मूला है, वो होता है n इंटू n-1/2। ये वाला फार्मूला होता है 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला, n इंटू n-1 इंटू 2/2। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 1 से तो शुरू हो रही है काउंटिंग, लेकिन कहाँ तक चल रही है, n-1 तक, यानी कि n की जगह पर हमें n-1 लिखना है। ठीक, इस फार्मूले में हमने एक थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ n इंटू n+1 आएगा। ठीक है, गलती से माइनस बोल दिया मैंने, यहाँ n इंटू n+1/2। ठीक है, n इंटू n+1/2 जो है ये है फार्मूला मेन। हम इस n की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे, n क्या होती है, पदों की संख्या। यहाँ पर पद कितने हैं, n-1, तो इस n की जगह पर हम लिखेंगे n-1। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, यहाँ बाहर d है, इस n की जगह पर तो लिखेंगे n-1 और इस n की जगह पर भी लिखेंगे n-1 और आगे प्लस का 1 और बटा में इसके 2। ठीक है, अब आगे इसे सोल्व करेंगे। Sn बराबर Na प्लस n-1 वैसे का वैसा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बटा में n इंटू में n/2 और इसके आगे यहाँ पर d है। ठीक, अब इसे हम एक ही ब्रैकेट में लेकर आएंगे, यानी कि एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 2, इस 2 का यहाँ गुणा होगा 2Na और ये हो जाएगा n इंटू n-1d। ठीक, चलिए अब हम इसमें कॉमन लेते हैं बच्चों, ये n यहाँ है, यहाँ भी है, बटा में 2 है, ये कॉमन आ जाएगा, n/2 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2 और ये a प्लस ये n तो चला गया, n-1 रह गया और इंटू में d रह गया। ये क्या है, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला आपको याद रखना है। कई बार इस फार्मूले का ही मॉडिफिकेशन करके एक नया फार्मूला बन जाता है, वो कैसे बनता है, देखो n/2 वैसे का वैसा, इसको अगर हम तोड़ दें a प्लस a लिख दें और प्लस में n-1d लिख दें, तो ये फार्मूला थोड़ा सा रूप इसका बदल जाएगा, फार्मूला वही है लेकिन इतने को देखो बच्चों, ये क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये an का फार्मूला है, तो दूसरा फार्मूला बन गया n पदों का योगफल ज्ञात करने का। ठीक, तो ये 2 फार्मूले योगफल से संबंधित हैं, दोनों को आपने ध्यान में रखना है। कई बार हमें ये फार्मूला लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है, कई बार ये फार्मूला लगाना पड़ता है, तो वो आप पे डिपेंड करेगा। आप दोनों फार्मूलों को आपने अच्छे से याद रखना है, जहाँ पर जो फार्मूला ज़्यादा ज़रूरी होता है उसी को आपने अप्लाई करना है। योगफल से संबंधित 2 फार्मूले और एक हो गया व्यापक पद या nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला। तीनों ही फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।